बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर या एक्ट पर फुल कोर्ट की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी हुई है और यकीन गालिब है कि 2 अक्टूबर की शाम तक ही इसका फ़ैसला आ जाएगा और फैसले के बारे में ये क़यास राई हकीकी बुनियादों पर इस्तवार है कि फ़ैसला 2/3 अक्सरियत से आएगा और कानून के हक़ में आएगा। कानून के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की गई है वो खारिज हो जाएंगी और ये एक बाकायदा कानून बन जाएगा। और इस कानून के बनने के बाद क्या होगा, ये वजाहत भी सुप्रीम कोर्ट की कल की कार्रवाई में सामने आ गई, जब अटार्नी जनरल से पूछा गया कि अगर ये कानून वैलिड करार पाता है तो उसका नतीजा क्या होगा, उन फैसलों पर क्या असर पड़ेगा जो इस दौरान किए गए हैं, क्या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो अटार्नी जनरल ने बताया कि नहीं, वो सारे फैसले कलअदम करार पाएंगे और यही फैसला 2 तारीख को मुतवक्को है। इस लाइव नशरियात जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई, इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि पीटीआई के वकीलों और पीटीआई के कारकुन जजों की सलाहियत और जहनीत खुलकर सामने आ गई। आपने बहुत सारी तफसील इसकी टीवी पर देखी, तबसरों में भी देखी और अखबारात में भी आज पढ़ ली, लेकिन 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि उन पर ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिससे इनकी कहानी सामने आएगी। और फिर परवेज़ इलाही का मसला, आईजी इस्लामाबाद की गिरफ्तारी का मसला और ये सवाल कि आखिर परवेज़ इलाही में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, बल्कि सुरखाब की दुम लगी है कि जज उस पर वारी सदके हुए जा रहे हैं और फिर अपनी हद से निकल कर खेल रहे हैं, और उसका अंजाम क्या होगा। तो नाज़रीन, कार्रवाई आपने देख ली। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे में एक बहुत ही अहम केस, जिसके साथ अदलिया की आज़ादी, पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के इस्तेहकाम की तीनों जो मामलात हैं उसके साथ वाबस्ता हैं, वो सारी कार्रवाई पूरे पाकिस्तान के अवाम ने बराह रास्त सुनी और उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया जो उससे पहले वो नावाकिफ़ रहे थे। तो इसमें इमरान खान के जो वकील थे उनकी काबिलियत तो आपने देख ली कि वो तैयार होकर नहीं आए थे। इसलिए तैयार होकर नहीं आए थे कि वो उनको आदत पड़ी हुई है। माजी में ये होता रहा है कि बिंदियाल की तरफ से पीटीआई को एक मैसेज जाता था, या पीटीआई के वकील को एक मैसेज जाता था कि तुमने फलां चीज़ के ख़िलाफ़ एक रिट दायर करनी है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो फिर जब ये मामला इस तरह हो, ओपन गिव एंड टेक का, तो फिर इसमें वकील को तैयारी करने की ज़रूरत कहाँ रह जाती है। फिर तो वो एक रस्मी कार्रवाई है कि हाँ जी, हमने वकील को सुन लिया और ये हमारा फैसला है। तो ये जो पीटीआई की वकील थे तारिक रहीम, उन्होंने जिस तरह अपना मजाक उड़वाया, बेतुकी बहस करके, बेतुके सवाल उठाकर, बेतुके जवाब देकर, और फिर एक वो और मखबूतुल हवास हवन्नक किस्म का इनका वकील सिद्दीकी कोई इस तरह का नाम था, जिसकी शक्ल से पता चलता था कि बेचारे मजहूल हाल को कहीं से उठाकर ले आए। तो उसने तो हद कर दी। वो आइन की शिक का हवाला देता था, आधी शिक पढ़ता था, आधी नहीं पढ़ता था। जैसे वो आए थे ना कुरान की कि नमाज के करीब मत जाना, अगला हिस्सा है कि जब तक तुम नशे में हो। तो इस तरह की उसने हरकत की। लेकिन उन वकीलों को छोड़िए, वकीलों की काबिलियत आपने देख ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, इनके पास किसी चीज़ के हक़ में कोई दलील नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि जनाब ये इमरान खान है, लिहाजा इसकी हक़ में फेवर दो, और जज हज़रात फेवर में फैसला दे देते रहें। तो लेकिन जहाँ जो जज एक्सपोज हुए हैं वो आप देखिए। 4 जजों के बारे में तो क्लैरिटी है ना कि ये बिंदियाली मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि इमरान खान के ईमानदार जज हैं। उनमें से एक ट्रकों वाला तो बोला ही नहीं, और एक आयशा मलक। अच्छा, जहाँ थोड़ा सा वो याद आ गया मुझे एक वाक़या कि एक फ़िक़्ह के मशहूर इमाम थे, उनकी मजलिस में लोग आकर बैठते थे और बड़े बड़े इल्मी सवाल और आम सवाल भी जो शरीयत से मुतल्लक़ होते हैं, हल्के फुल्के सवाल भी, बुनियादी सवाल भी और अहम सवाल भी वो पूछते थे और फिर उनसे जवाब लेकर चले जाते थे। वो ज़माना था जब किताबें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, मसले पूछने के लिए किसी बड़े आलिम दीन, किसी बड़े इमाम के पास जाना पड़ता था। तो मजलिस में बेशुमार लोग थे, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, तो एक साहब जो थे वो खामोश बैठे हुए थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। तो इमाम साहब ने पूछा कि मियाँ, तुम इतनी दूर से चल कर आए होगे, कोई सवाल तुम्हारे जहन में है तो तुम भी पूछ लो।
تو اس نے کہا اچھا. اس نے کہا کہ امام صاحب آپ نے فرمایا کہ روزہ سورج غروب ہونے پر کھول لینا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر روزہ کیسے کھولیں گے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میاں تم چپ بیٹھے ہی اچھے لگتے تھے. یعنی اس نے یہ سوال کیا کہ اگر سورج کسی دن ڈوبنے سے انکار کر دے، غروب ہونے سے انکار کر دے، تو اس دن پھر افطاری کا کیا ہوگا؟ تو ایسا ہی ان تینوں ججوں نے، منیب اختر نے، اعجاز الحسن نے اور عائشہ ملک نے ثابت کر دیا کہ وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جس کیٹیگری میں یہ سوال کرنے والا تھا جو خاموش بیٹھا رہا تھا، اور جس کو پھر بعد میں امام صاحب نے کہا کہ میاں تم تو خاموش ہی اچھے تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی تباہی کن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی. اور دراصل یہ 3 جج قصوروار نہیں ہے، قصوروار تو وہ ہیں، لٹکایا انہیں جانا چاہیے جن کی وجہ سے یہ تینوں حضرات سپریم کورٹ میں آئے. ملاحظہ کیجیے، عائشہ ملک وہی خاتون جج جنہوں نے پچھلی مرتبہ سوال کیا تھا فوجی عدالتوں کے کیس میں سماعت کے دوران کہ کیا فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا فوج پر حملے کے زمرے میں آتا ہے. آج انہوں نے یہ سوال کیا کہ فل کورٹ اگر فیصلہ دے دے تو پھر اپیل کہاں کی جائے گی. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ فل کورٹ کو فیصلہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ پھر اپیل کا حق ختم ہو جائے گا. تو سوال کا پھر مزید مطلب تو یہ ہوا کہ فل کورٹ بننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ فل کورٹ کے بعد تو اپیل کا حق ہی ختم ہو جاتا ہے. ویسے یہ بائی دی وے یہ وہی جج ہے خاتون، اور اسی بندیالی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے جو سپریم کورٹ کے بڑے بینچ 3 رکنی یا 5 رکنی بینچ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دینے کے مخالف ہیں، اپیل کا حق دینے کے مخالف ہیں. اور انہوں نے اس قانون کو معطل ہی اس لیے کیا تھا کہ اس میں اپیل کا حق دیا گیا تھا. یعنی اپیل کے حق کے مخالف اب یہ عجیب و غریب نکتہ ڈھونڈ کر لا رہے ہیں کہ فل کورٹ کے بعد اپیل کا حق کہاں جائے گا. تو ان کا خیال ہے کہ فل کورٹ کی آپشن ہی عدالت کے ضوابط سے خارج کر دینی چاہیے. چلو یہ تو محترمہ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ پتہ نہیں انہوں نے کس اسکول سے لا کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے. ان کی جو قابلیت ہے وہ تو ہمارے جو محلے کا پنواڑی ہے پردیسی پان والا، میرے خیال میں اس سے زیادہ وہ قانون جانتا ہوگا. تو دوسرے جناب، دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ اعجاز الحسن نے پیش کیا اور جس پر چیف جسٹس نے دبی ہنسی ظاہر کی اور ہنستے قہقہ لگاتے رہ گئے اور فوراً نے کہا کہ نہیں، اس بیان سے میں خود کو دور رکھتا ہوں، یہ بڑی تحفظات والی بات ہے. اس نے کہا کہ جج جو قانون بنا دے وہ قانون بن جاتا ہے. اب اس پر کیا کہیے سوائے اس کے کہ یہ تو اس سے بھی بڑا فلاسفر نکلا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر سورج ڈوبنے سے انکار کر دے تو پھر روزہ کیسے رکھا جائے. کیسا نکتہ نکالا ہے. دنیا بھر میں قانون پارلیمنٹ بناتی ہے، عدالت قانون کی تشریح کرتی ہے. ہاں، یہ فکرہ اگر کوئی اور اس طرح ادا کرتا تو وہ صحیح ہوتا کہ جج جو فیصلہ کر دے وہ حکم بن جاتا ہے. یہ تو صحیح ہے کہ جج نے فیصلہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم جاری ہو گیا، لیکن قانون نہیں. قانون پارلیمنٹ بناتی ہے، جج اس قانون کی تشریح کرتا ہے کہ اس قانون کا یہ مطلب ہے، کسی نئے قانون کا اضافہ نہیں کرتا جج دنیا میں کسی بھی جگہ. لیکن اعجاز الحسن صاحب فرما رہے ہیں، اب ان پر قربان جائیے کہ کس نے ان کو جج بنایا اور یہ خود کیسے جج بن گئے. ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جج جب قانون بناتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. یہ اندرونی ذہنیت بھی اس ایک فقرے نے واضح کر دی اور اندرونی جہالت بھی اس ایک فقرے نے ظاہر کر دی کہ اتنی بڑی پوسٹ پر جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کل کا حال خدا جانتا، ہمیں نہیں پتہ. کیونکہ اب ایسی چیزیں میرا خیال ہے زیادہ دیر تک اس سسٹم میں رہ نہیں سکیں گی جنہوں نے سسٹم کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. یہ اس کو فکرے کو آپ مذاق سمجھ لیجئے یا اس کو لطیفہ سمجھ لیجئے یا حماقت سمجھ لیجئے یا اندرونی ایک خواہش سمجھ لیجئے کہ جناب جج جو قانون بنا دے وہ قانون بن جاتا ہے، انہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. دوسرا ان کا جو ایک اور ہے نابغہ جسٹس منیب اختر، جن کے بارے میں طرح طرح کے قصے عدلیہ کے عدالتی اور وکلاء کے حلقوں میں مشہور ہیں، اور یہ بھی جونیئر جج تھے. یہ سینیرٹی پر نہیں آتے، میرٹ پر نہیں آتے، یہ کسی سفارش کی بنیاد پر بندیال صاحب وغیرہ لائے تھے ان کو. تو انہوں نے عجیب و غریب بات کی اور بھی مزیدار بات کی. انہوں نے اس قانون پر، یعنی یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا قانون ہے، اس پر خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ قانون اچھا ہے یا برا. سوال یہ ہے کہ آج اگر ایک پارلیمنٹ نے اچھا قانون بنایا ہے تو کل وہ پارلیمنٹ برا قانون بھی بنا سکتی ہے عدالت کے بارے میں. اب اس سوال کا مطلب کوئی سمجھا دے یا کوئی سمجھ لے. میرا خیال ہے دنیا میں
कोई ऐसा समझदार आदमी आपको नहीं मिलेगा जो इस दानिश की दाद दे सके। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो अदालत के बारे में कानून है ना, फिर पार्लियामेंट किसी भी इशू पर अच्छा कानून आज बना रही है तो कल बुरा भी बना देगी। तो फिर तो मंतकी तकाजा ये है कि पार्लियामेंट से कानून साजी का अख्तियार वापस ले लिया जाए और मुनीब अख्तर, आयशा मलिक और एजाजुल हसन जैसे नाबगों के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट का क्या एतबार, आज उसने अच्छा कानून बनाया कल बुरा कानून बना देगी। तो फिर ये अगर सवाल आगे बढ़ता है तो फिर तो ये भी सवाल उठता है कि अदलिया के अच्छे फैसले का सवाल नहीं है। अदलिया ने अगर आज अच्छा फैसला किया है तो कल क्या गारंटी है कल ये बुरा फैसला सुना देगी। लिहाजा अदलिया का वजूद ही ख़त्म करो, क्योंकि इसका तो एतबार ही नहीं है। और हमारी अदलिया ने तो खैर इस असूल को अच्छी तरह बताया है कि 72 बरसों में इसने 90% गलत फैसले बल्कि मुजरिमाना फैसले दिए हैं। कुछ 3-4 फैसलों का जिक्र तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी दौरान समाअत किया, रेकोडिक की अदालत वाले फैसले का, भुट्टो के फैसले का, मार्शल लॉ को वैलिड करार देने का, इस तरह के वाक़यात कुछ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो हज़ारों फैसले ऐसे गलत दिए हैं कि जिनकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। एक आदमी मर गया, मरने के 40 साल के बाद उसको कत्ल के जुर्म से बरी कर रहे हैं, उसकी ज़मानत मंजूर करते हैं। अभी ताज़ा फैसले देख लीजिए, मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने या ना डालने का केस था। मुशर्रफ को मरे हुए कितने दिन गुजर गए, वो रिट जो थी अब वो गैर मुस्तरद करार देकर खारिज की है। तो जनाब दूसरा नुक्ता मुनीब अख्तर साहब ने दानिश का जो फोड़ा वो ये था कि अगर अगली हुकूमत ने चीफ जस्टिस को दिया गया ये इख्तियार कि वो बेंच वही बनाएगा, फिर बहाल कर दिया तो फिर क्या होगा। अब इस पर तो आदमी रोए यहाँ से कि ये क्या सवाल है भाई। अगर इसी तरह का मफरूज़े की बात करनी है तो फिर तो जनाब कल को अगर तालिबान की हुकूमत आ गई तो वो तो ये सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम ख़त्म करके कोई अमारत शरिया का, वो काजी उल क़ुज़ात का सिस्टम नाफिज़ कर देगी तो फिर क्या होगा। तो अदालत सुप्रीम कोर्ट अभी से सोच ले कि तालिबान की हुकूमत आ गई तो फिर वो इस निज़ाम को कैसे चलाएंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फुल बेंच इसी मुकदमे की समाअत के दौरान फैसला दे दे कि अगली हुकूमत जो है वो इस कानून के ख़िलाफ़ फैसला नहीं देगी और नए सिरे से चीफ जस्टिस का हक़ बहाल नहीं करेगी। नाज़रीन, की सारी बहस में एक नुक्ता बार बार उठाया जाता रहा जो अहमकाना तो है ही, जाहिलाना भी है। वो ये है कि जनाब ये पार्लियामेंट ने अदलिया की आज़ादी पर वार किया है। भाई पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है, ये ज़ाब्ता बनाया है कि चीफ जस्टिस 2 साथी जजों की मदद से मिलकर बेंच बनाएगा। तो इसमें क्या पार्लियामेंट ने ये लिखा है कि उस 3 रुकनी कमेटी में एक रुकने पार्लियामेंट होगा, एक रुकने कौमी असम्बली होगा, ये एक सेनेटर होगा और बाकी 2 जज होंगे। इसमें आज़ादी अदलिया का सवाल कहाँ से आ गया। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद किए हैं, और चीफ जस्टिस के ये इख्तियारात महदूद करने वाला पाकिस्तान आखिरी मुल्क है, क्योंकि दुनिया के बाकी तमाम ममालिक में कहीं किसी भी एक मुल्क में ये तस्वुर ही नहीं है कि चीफ जस्टिस अकेला बेंच बनाएगा। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ ये कानून है, और गलत कानून है। जिसने भी बनाया वो इसका ज़िम्मेदार है कि चीफ जस्टिस अकेला ही बेंच बनाएगा, रोस्टर बनाएगा। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अगर दुनिया में 200 मुल्क हैं तो 199 मुल्कों में चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं है, और पाकिस्तान अकेला मुल्क है जहाँ ये इख्तियार है। इसको वापस लेकर अदलिया की आज़ादी मुकम्मल की जा रही है और उसको ये अदलिया की आज़ादी का इशू बना रहे हैं। बहरहाल अब ये ख्याल ये था कि ये शायद कल रात तक ये मुकम्मल हो जाएगी समाअत, लेकिन अभी एक तरफ के दलाइल मुकम्मल हुए हैं, बल्कि एक तरफ के भी 1-2 वकील रहते हैं, और जो हुकूमत की तरफ से, इस्तगासा की तरफ से जो वकील हैं उनके बारे में ये अदालती रिपोर्टरों ने बताया है कि वो 1 या 2 घंटे में अब दलाइल दे देंगे। ज़ाहिर है ये दलाइल वो 1 घंटे में दे सकते हैं, ये PTI के लोग भी 1 घंटे में दे सकते थे, लेकिन चूँकि इनके पास कोई दलील ही नहीं थी, ये नुक्ता अफरीनियाँ करते रहे, आएँ बाएँ शाएँ टाएँ चाएँ पाएँ करते रहे, और इस तरह इन्होंने वक्त ज़ाया किया, अदालत का भी, कौम का भी और TV का भी, जहाँ अगर ये इतनी लंबी समाअत न होती तो कोई और अच्छा प्रोग्राम भी देखने को मिल सकता था। नाज़रीन, ये तो रहा अदालत का मसला। बहरहाल अब 2 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा, और जिसमें ख्याल ये है कि 10 कानून के हक़ में फ़ैसला देंगे और 5 कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे। कुछ का ख्याल है कि नहीं, 11 हक़ में फ़ैसला देंगे, 4 ख़िलाफ़ वोट देंगे। और एक ख़बर है अंदर की, वो ये है कि बिंदियाली स्कूल ऑफ प्रैक्टिस, स्कूल ऑफ थाट तो नहीं कहना चाहिए, स्कूल ऑफ प्रैक्टिस ही मुनासिब रहेगा, कि बिंदियाली स्कूल ऑफ प्रैक्टिस के 2 जजेस ऐसे हैं जो स्विच ओवर कर गए हैं। अगर ये ख़बर दुरुस्त है, और ख़बर लाने वाले बहरहाल काबिल एतबार
محترم लोग हैं, उनमें से एक सईद साहब भी हैं, सईद चौधरी साहब, जो कभी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करते। उनकी भी इतला यही है कि दो का कहा है कि 2 जज जो हैं वो स्विच ओवर कर चुके हैं और वो नए चीफ को यकीन दिला चुके हैं कि हमने बिंदियाल को आग कर दिया है और अब हम आईन और कानून के वफादार बनकर रहेंगे। तो इस सूरत में तो फिर ये 11-4 का फैसला भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो इत्तेफाक राय है वो ये है कि ये 10-5 का फैसला आएगा और कानून जो है वो उस रोज़ बहाल हो जाएगा और नाफज होगा ये उस तारीख से जिस तारीख को पार्लियामेंट ने इसे दूसरी मरतबा मंजूर किया था, जिसके बाद सदर के दस्तखत की ज़रूरत नहीं थी। नाज़रीन, आगे चलते हैं। अहम बात बता दूंगा आपको कि जो मनी स्मगलर, ये डॉलर के व्यापारी जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनके खिलाफ क्रैक डाउन में 273 बड़े डीलर और स्मगलर पकड़े गए हैं और उसमें 2 मज़े की बातें हैं। एक मज़े की बात यह है कि 272 में से 271 यानी 271 का ताल्लुक पीटीआई से है। कैसी मज़े की बात है। और उसमें एक जो है उसको, जो बाकी एक बच जाता है, उसको आप निजी शोबे के खाते में डाल लें और कहाँ डालेंगे, उसका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, पीपल्स पार्टी से भी नहीं है, किसी और पार्टी से भी नहीं है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इन 271 में अक्सरियत यानी कम से कम 100-125 के करीब ऐसे हैं जो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, वो अफ़गान शहरी हैं। और अफ़गान शहरी हैं लेकिन यहाँ वो वोटर के तौर पर उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन भी कराई हुई है और वो पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर, अलमबरदार सब कुछ बने हुए हैं। यानी पाकिस्तान के शहरी है ही नहीं और पीटीआई भी शामिल है। ये कमाल की बात है। अच्छा, परवेज़ इलाही का मसला बहुत मुख्तसर है, लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ की वापसी के लिए इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, बल्कि अगले हफ्ते असल में सही मानों में शुरू होंगी। और इस दौरान तकरीबन हर शहर और हर हलके में खून गरमाओ या माहौल गरमाओ, इस तरह का कोई स्लोगन तैयार करके उसके तहत रैलियां की जाएंगी। बाज़ इलाकों में तो रैलियां हो भी गई हैं। कोहटा में एक रैली हुई है जिसमें सैकड़ों से ज़्यादा थे लोग, यानी 2-2.5 हज़ार कह लें कि वो इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में जो इजलास हुआ उसमें 2-3 हज़ार वर्कर मौजूद था, शायद इससे ज़्यादा था। तो इस तरह की रैलियाँ हर शहर में करने का आर्डर दे दिया गया है, हदायत दे दी गई हैं। लेकिन इसका जो बाज़ाब्ता ऐलान है वो मरियम नवाज़ साहबा चंद दिन तक करेंगी और ये सारी इस्तकबाली तैयारियों की कमान जो है वो मरियम साहबा ने संभाली है और उनके साथ होंगे राना सनाउल्लाह। तो आप इसके माजी के हवाले से अगर इनको दोनों को देखें, मरियम नवाज़ साहबा को और राना सनाउल्लाह को, तो वो इनके ज़िम्मे जो काम दिया जाता है वो काम ये पूरा करती हैं और इनका नतीजा भी निकलता है। होता सिर्फ ये रहा है कि माजी में जब भी इनको कोई जिम्मेदारी दी गई उसमें फिर कहीं से रुकावट आ गई, उस बहस को हम छोड़ते हैं। तो बहरहाल तैयारियां बड़े भरपूर पैमाने पर हो रही हैं। इन्होंने जो ऐलान किया है, टारगेट दिया है कि 10 लाख लोग एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, ये बहुत बड़ी फिगर है। ये फिगर मेरा ख्याल है, हो सकता है असेसमेंट ठीक ना हो, कि ये फिगर उनको नहीं देनी चाहिए थी। इसके बजाय ये कहना चाहिए था कि लाखों अफराद। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस हिसाब से ये तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरह हर शहर, मोहल्ले, टाउन, वार्ड को एक ख़ास टारगेट दिया गया है, अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर ये 10 लाख का फिगर भी पूरा हो जाएगा। तो लेकिन बहरहाल इस तरह होता नहीं है कि किसी एक टाउन को आप कहें कि भाई तुमने हर सूरत में 1000 आदमी लेकर आना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 1000 लाए, हो सकता है वो 1100 भी ले आए, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि उसका जो फिगर है वो 500-600-700 तक रहता है, 1000 तक नहीं पहुंचता। नाज़रीन, परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज गैर मामूली तौर पर फ़आल और एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है बाज़ हल्कों में बहुत ही काबिल तारीफ़ बात होगी। किसी और कैदी के हवाले से हमें ये ज़िम्मेदारी का एहसास उस तरह नज़र नहीं आता, इतनी गर्मजोशी नज़र नहीं आती। ये गर्मजोशी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो पहले तो एक जज साहब जिनका वो मुल्तान फिर तबादला हो गया, मुल्तान के बेंच में कुछ अरसे के लिए, उन्होंने तो खैर कमालात ही कर दिए थे। वो तो वर्दियाँ उतारने और नौकरी से बरतरफ करने और उल्टा लटकाने की धमकियाँ दे रहे थे। तो उनकी जगह जो मिर्ज़ा वक़ार रऊफ़ साहब आए, ये भी परवेज़ इलाही की मोहब्बत में गोडे गोडे गर्क हैं। तो इन्होंने पिछली समात में जलाल में आकर हुक्म दे दिया कि IG इस्लामाबाद और फलां को गिरफ़्तार करके पेश करो, वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए, गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दिए। उस वक्त भी लोग हैरान हुए कि ये अदलिया का इस तरह का तर्ज़ अमल तो नहीं होता, ये तो लाइन अबूर कर रहे हैं। तो ये पेशी का हुक्म कल के लिए था, यानी 18 तारीख को। लेकिन हुआ क्या नाज़रीन, ये इबरत का मुकाम है कि ना तो IG साहब खुद आए,
نہ کسی نے ان کو گرفتار کیا، نہ کسی نے ان کو گرفتار کر کے پیش کیا۔ ایسا ہوا جیسا کسی نے کوئی آرڈر دیا ہی نہیں تھا، کسی نے کوئی آرڈر سنا ہی نہیں تھا۔ وہ جو ایک کسی گیت کا ایک مصرع ہے جو محاورہ سا بن گیا ہے کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، وہ والی بات ہو گئی۔ تو اب پھر انہی جج صاحب نے غصے میں آ کر ان کے دوبارہ وارنٹ جاری کیے ہیں، اس مرتبہ بلا ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں اور اگلے ہفتے تک سماعت ملتوی کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آئی جی صاحب ککھ نہ ہلیا والی صورتحال پر قائم رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ دردناک باتیں ہیں۔ تو یہ چلتا ہے پاکستان میں، یہ عدلیہ نے پارٹی ورکر بن کر جو اپنے لیے کردار چنا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ آخر میں ناظرین، روزنامہ جنگ میں ایک چھوٹی سی خبر چھپی ہے، اور وہ خبر ایسی جگہ پر چھپی ہے اور اس کی سرخی بڑی باوقار اور معقول قسم کی سرخی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ باوقار اور معقول سرخی کو لوگ نہیں پڑھتے، چنانچہ بہت سارے لوگوں کی نظر سے وہ خبر نہیں گزری۔ خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حلف برداری کی تقریب کے بعد ایک بدمعاش قسم کے اخبار نویس نے، بدمعاش کے دونوں طرف وہ کامی لگا لیں براہ کرم، لغوی معنی میں استعمال نہیں کیا، اس نے سوال کیا کہ جناب صدر، آپ نے ایک قابل احترام چیف جسٹس سے حلف لیا ہے، اور یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن کے خلاف آپ نے ریفرنس دائر کیا تھا تاکہ انہیں نوکری سے نکالا جائے، تو اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اچھا محسوس کر رہے ہیں؟ ہیپی فیل کر رہے ہیں یا کیا؟ تو اخبار نے لکھا ہے کہ یہ سوال سن کر جو یہ موصوف تھا صدر عارف الوی، اس کا سر جھک گیا۔ سر تو ویسے اس کا پیدائشی جھکا ہوا ہے، لیکن وہ خبر کے بہرحال خبر مزیدار ہے کہ سر جھک گیا۔ لیکن اس سے بھی جو مزیدار بات تھی وہ آگے ہے متن میں، اس کی سرخی میں ذکر نہیں ہے۔ وہ متن تھا کہ اسی انورٹڈ کاماز والے بدمعاش رپورٹر نے دوسرا سوال کیا کہ صدر صاحب، آپ اٹک جیل کب جا رہے ہیں؟ اب یہ سوال ذو معنی تھا، الوی کو سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اس کا سنگل معنی سمجھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس نے کہا کیا؟ تو رپورٹر نے کہا کہ بھائی صدر صاحب، میں آپ کو اٹک جیل بھیجنے کی بات نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان سے ملنے آپ کب جا رہے ہیں؟ تو اس کے بعد وہ الوی کا رنگ جو تھا وہ واپس ہوا۔ تو ناظرین، یہ ایک مزیدار لطیفہ تھا، واقعہ حقیقی ہے لیکن اس کا رنگ لطیفے والا، وہ میں نے کہا چلتے چلتے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔